Good morning, everybody. I welcome all of you in lecture number 3rd of BSc Part Second Year, Physics Paper 3rd, Electronics and Solid State Devices. जैसा आपको मालूम है कि पिछले 2 लेक्चरों में अपने सर्किट एनालिसिस के बारे में जाना तथा किरचॉफ के नियमों के बारे में अध्ययन किया। सर्किट एनालिसिस, परिपथ विश्लेषण, जो पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि परिपथ विश्लेषण क्या होता है। किसी परिपथ के किसी अवयव में धारा एवं वोल्टता का मान ज्ञात करना परिपथ विश्लेषण कहलाता है। जब सिंपल परिपथ होता है तो ओम के नियम से उसके किसी अवयव मतलब एलिमेंट्स, जो अपन कहें कि प्रतिरोध हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, उसके किसी अवयव से धारा एवं उसके सिरों के ऊपर वोल्टता का मान इजीली अपन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक परिपथ मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसके ग्रुप्स को अपन कहेंगे नेटवर्क या जाल, जो अपन कहेंगे परिपथों के समूह को, तब उस नेटवर्क के किसी परिपथ के किसी अवयव में धारा एवं वोल्टता का मान ज्ञात करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और उसका धारा और वोल्टता का मान ज्ञात करना अपने पास क्या कहलाता है? परिपथ विश्लेषण। उस परिपथ विश्लेषण की बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी विधियां हैं, और उन्हीं का अध्ययन सर्किट एनालिसिस कहलाता है। सर्किट की चर्चा अपन कर चुके हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस ली कि लूप क्या होता है, संधि बिंदु क्या होती है, लीनियर इम्पीडेंस क्या होती है, बाइलीनियर इम्पीडेंस क्या होता है, एक्टिव परिपथ क्या होता है, पैसिव परिपथ क्या होता है, इसका अध्ययन अपन कर चुके हैं। इसके बाद किरचॉफ के 2 नियम अपन ने लिए। किरचॉफ के नियमों के बारे में तो अब अच्छी तरह से जानते हैं, धारा का नियम तथा वोल्टता का नियम। अब वोल्टता का नियम जो है किरचॉफ का, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार अपने आगे भी काम आएगा, और उन दोनों नियमों से सिंपल परिपथ का विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि कहाँ तक अपन इसको काम में ले सकते हैं। इसका अध्ययन भी अपन ने किया। इनके दोनों नियमों के द्वारा, जो कि धारा का नियम एवं वोल्टता का नियम है, उन नियमों के द्वारा परिपथ का विश्लेषण कर सकते हैं। उनकी विधियों का अध्ययन अपन कर चुके हैं। आज आपके सामने है कि चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल क्या होते हैं। What are the parameters of the 4 terminal network? अब 4 टर्मिनल नेटवर्क, ये तो आप जानते हैं कि 4 टर्मिनल होते हैं। किसके? कोई भी नेटवर्क है, उस नेटवर्क को अपन सबसे पहले एक चतुर टर्मिनल जाल के इक्विवेलेंट मानेंगे। जैसे आगे अपन देखें, ये चित्र आप देख रहे हैं, इसमें जो अपन चर्चा करें कि कोई भी नेटवर्क है, उसको 4 टर्मिनल सर्किट्स की भांति अपन मान सकते हैं, जिसमें 2 टर्मिनल अपने पास इनपुट सिग्नल्स के होते हैं, 2 टर्मिनल अपने पास आउटपुट टर्मिनल के लिए होते हैं। इनपुट सिग्नल, जिसको अपन निवेशी संकेत कहते हैं, आउटपुट सिग्नल, जिसको अपन निर्गत संकेत कहते हैं। यहाँ I1 और V1 इनपुट को रिप्रेजेंट करते हैं, इनपुट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। I2 और V2 आउटपुट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार इनपुट या आउटपुट को सबस्क्रिप्ट I से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल i, जैसे II। जैसे मैं लिखूं कि II यहाँ पे, ये अपने पास I है, और यहाँ मैं सिंपल I लगा दिया, I ये इनपुट है। इसी प्रकार से मैं लिखूँ VI, यहाँ पे VI लिख दिया, इनपुट क्वांटिटी। और आउटपुट के लिए अपने पास क्या होगा? IO आउटपुट, या अपन कहें VO आउटपुट। निर्गत संकेत होते हैं। तो किसी चतुर टर्मिनल जाल को 4 टर्मिनल जाल, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को, नेटवर्क को चतुर टर्मिनल जाल की भांति अपन मान सकते हैं। और इन
4 टर्मिनल के द्वारा ही उस परिपथ की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अभी इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त करें या अपन कहेंगे उसका विश्लेषण कैसे करें, ये तो अपना टॉपिक है, सर्किट एनालिसिस, ये अपनी यूनिट अपन के। तो इसके लिए पहले पैरामीटर्स है कि जो परिपथ है या जिसको अपन नेटवर्क कह रहे हैं, जाल जिसको कह रहे हैं, इसकी कुल इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त करें, इसकी प्रॉपर्टीज कैसे ज्ञात करें। तो उनकी इंफॉर्मेशन या प्रॉपर्टी ज्ञात करने के लिए जो क्वांटिटी मेजर की जाती है वो अपने पास क्या होते हैं, 4 टर्मिनल पैरामीटर्स या पैरामीटर्स ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क। इसकी डेफिनेशन देखें अपन आगे कि किसी चतुर टर्मिनल के बिहेवियर को, यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन अपन प्राप्त करना चाहते हैं, और वो इंफॉर्मेशन किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, कुछ क्वांटिटीज के द्वारा। उन्हीं इन क्वांटिटीज को अपन पैरामीटर्स कहते हैं, चतुर टर्मिनल जाल के पैरामीटर्स कहते हैं, चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल कहते हैं। कि किसी चतुर टर्मिनल जाल के व्यवहार को उसके निवेशी एवं निर्गत सिरों के मध्य मापित कुछ भौतिक राशि द्वारा जाना जाता है, जिसे चतुर टर्मिनल जाल के पैरामीटर्स कहते हैं। ये पैरामीटर्स इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स के ऊपर मेजर करते हैं। अब इनपुट आउटपुट के ऊपर तो अपने पास करंट वोल्टेज रहती है I1, V1, I2, V2, या तो इनके मध्य संबंध हो, I1 और V1 के मध्य, या I2 और V2 के मध्य, या आपस में अपने पास संबंध रहे, जैसे I1 का I2 से, V1 का V2 से, या V1 का I1 से, या V2 का I1 से, या I2 का V1 से। यानी कि इनके मध्य इंटररिलेटेड एक रिलेशंस रहते हैं। जब इन रिलेशनों को अपन जब दर्शाते, नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है जिसको चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल कहते हैं। सामान्यतः चतुर टर्मिनल जाल के 3 प्रकार के प्राचल होते हैं। कौन कौन से, जैसा दर्शाया है, पहला प्राचल जेड पैरामीटर्स। अभी जेड पैरामीटर्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जेड पैरामीटर्स, जेड क्या होते हैं, इम्पीडेंस, प्रतिबाधा प्राचल, या इसको अपन कहते हैं ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर। ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर यानी कि खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल। 2 वर्ड्स इसमें आ रहे हैं, ओपन सर्किट और इम्पीडेंस। अपन देखेंगे अभी खुला परिपथ और प्रतिबाधा। फिर सेकंड प्राचल होता है वाई पैरामीटर्स या शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर, या लघुपतित परिपथ प्रवेश्यता प्राचल। वाई क्या होते हैं, प्रवेश्यता। इसमें भी 2 अपने पास वर्ड आया, शॉर्ट सर्किट, दूसरा अपने पास क्या है, एडमिटेंस, प्रवेश्यता। थर्ड अपने पास है एस पैरामीटर या हाइब्रिड पैरामीटर्स कहते हैं, अपन की संकर प्राचल। 3 प्रकार के पैरामीटर्स हैं, जेड पैरामीटर्स, वाई पैरामीटर्स, एस पैरामीटर। या अपन के प्रतिबाधा प्राचल या प्रवेश्यता प्राचल या संकर प्राचल। ये पैरामीटर्स जो परिपथ की प्रॉपर्टीज ज्ञात करने के काम में आते हैं, इसके द्वारा ही परिपथों का विश्लेषण करेंगे। आगे जब अपन काम में लेंगे ये पैरामीटर्स, तब इसका जिक्र करेंगे किस प्रकार से इसको यूटिलाइज करते हैं। अब अपन जो बात कर रहे थे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट की। ओपन सर्किट यानी खुला परिपथ। खुला परिपथ क्या होगा, वह परिपथ जिसकी में 2 टर्मिनल के मध्य बहने वाली धारा का मान अगर 0 हो, धारा का मान 0 हो तथा वोल्टता का मान V मैक्सिमम हो, तो ऐसा परिपथ खुला परिपथ कहलाता है। दूसरा शॉर्ट सर्किट, जिसको अपन कहें कि लघुपतित परिपथ। जब किसी सर्किट के 2 टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं तो उन टर्मिनलों के मध्य धारा का मान अधिकतम होगा तथा वोल्टता का मान 0 हो, तो वैसा परिपथ कैसा कहलाता है, लघुपतित परिपथ, शॉर्ट सर्किट परिपथ। अब थोड़ा एक मैं डायग्राम बनाऊं, उसको अपन समझे कि मान लीजिएगा अपने पास यहाँ पे बैटरी है
यहाँ अपने पास इम्पीडेंस है, यहाँ अपन कहें ये अपने पास परिपथ है। थोड़ा इसको अपन जोड़े यहाँ से, दिस इज यहाँ जुड़ा हुआ अपने पास, ये अपने पास ओपन है, ये एरिया अपन कहें कि अपने पास ओपन है। ये एरिया जो अपने पास ओपन है, दिस एरिया, दिस इज ओपन। जब ओपन है तो अपन कहें कि इनके मध्य एयर रहती है, हवा रहती है, और हवा का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। जब प्रतिरोध अनंत है तो अपन कहीं बहने वाली धारा का मान अपने पास क्या होगा? या टर्मिनल में धारा क्या होगी? शून्य। जब ओपन है तो धारा शून्य है, लेकिन टर्मिनलों के मध्य, इन टर्मिनल, दिस टर्मिनल, इनके मध्य मापित वोल्टता का मान अधिकतम होता है, वी मैक्सिमम। दूसरा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में अपन कहें कि परिपथ को अपन शॉर्ट कर दें, लघुपतित कर दें, दिया अपन ने क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया, इसे शॉर्ट। शॉर्ट करने के बाद इसमें बहने वाली धारा आई अपने पास जो होगी वो करेंगे मैक्सिमम, क्योंकि दोनों पर टर्मिनल को जब लघुपतित कर दिया तो इनके मध्य प्रतिरोध का मान अपने पास क्या है? R इज इक्वल टू क्या होगा? 0। जब प्रतिरोध का मान अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत 0 मतलब बहुत कम अपने पास है, तो बहने वाली धारा का मान अधिकतम होगा। ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR जब अपने पास रहता है तो R का मान बिल्कुल न्यूनतम होने के कारण अपन कहें कि वोल्टता का मान बिल्कुल न्यूनतम यानी कि 0 होगा। तो लघुपतित परिपथ एवं ओपन सर्किट, खुला परिपथ, ये समझना आवश्यक है सबसे पहले। इसके बाद अपने पास आ रहा है जेड। अभी जेड क्या है ये भी आपको आना चाहिए। जेड प्रतिबाधा, जेड, दो वर्ड्स अपने पास काम में आए हैं, प्रतिबाधा और प्रवेश्यता। प्रतिबाधा जिसको अपन जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एडमिटेंस जिसको वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रतिबाधा बार बार काम में आएगी, प्रतिबाधा क्या होती है और प्रवेश्यता क्या होती है। या जनरली ये पूछे कि प्रतिरोध और प्रतिबाधा में क्या अंतर है, तो मैं लिखूंगा जेड इज इक्वल टू, आई राइट हियर जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे, आई राइट एक्स। आप शायद देख नहीं रहोगे, दोबारा से मैं लिखता हूँ इसको इरेज करके एक बार। आई राइट जेड हियर, जस्ट आई राइट जेड, जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स। प्रतिबाधा, ये अपने पास क्या है? प्रतिरोध। ये अपने पास क्या है? रिएक्टेंस। जब ओनली प्रतिरोध होता है तो अपन कहीं प्रतिबाधा प्रतिरोध एक ही बात है, लेकिन जब उसमें एक्स आ जाता है, रिएक्टेंस आ जाता है, रिएक्टेंस का मतलब आर के साथ साथ जब उसमें इंडक्टेंस जुड़ा हो या आर के साथ साथ उसमें कैपेसिटर जुड़ा हो, तो वहाँ पे अपने पास एक्स आता है। आर प्लस जे एक्स जो दोनों मिल करके अपने पास जो रिजल्टेंट जो क्वांटिटी अपने पास आ रही है वो अपने पास होती है इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। जब अपने पास रिएक्टेंस नहीं होती यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं होता, तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा? और जेड इज इक्वल टू आर। या एक बात और देख रहे हैं, जेड जो अपने पास है, जे के कारण से कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड अपन निकाल सकते हैं। तो प्रतिरोध और प्रतिबाधा दोनों मैग्नीट्यूड देते हैं और इसका रहता है कि करंट का विरोध करते हैं, लेकिन प्रतिबाधा टाइम के रेस्पेक्ट में फेजेस के साथ चेंज होती रहती है। यहाँ पे अपने पास एक्स को मैं लिखूँ कि यहाँ पे एक्सएल लिख सकते हैं, एक्सएल और एक्ससी, एक्सएल ये अपने पास क्या है? एक्ससी। एल है तो एक्सएल, सी है तो एक्ससी होगा। रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस वी से। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आर है तो अपने पास जेड है। जब आर का अपोजिट अपन लेते हैं, सॉरी रिवर्स अपन जब लेते हैं आर के व्युत्क्रमानुपाती, तो अपने पास क्या आती है? कंडक्टेंस। तो जेड का जो इन्वर्स अपने पास आता है उसको अपन एडमिटेंस कह सकते हैं, वाई। वाई इज इक्वल टू 1/जेड।
जिस प्रकार से G, जिसको अपन कंडक्टेंस कहें, G इज इक्वल टू 1/r है, उसी प्रकार से प्रवेशिता इज इक्वल टू 1/z आती है। इसका व्युत्क्रम अपने पास क्या होता है, प्रवेशिता। इसका मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया क्योंकि आपके काम में आएगी, इसलिए एक्सप्लेन करना जरूरी था। जी अपने पास जो है एडमिटेंस, ये भी अपने पास कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी। y को अपन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू जी प्लस जे बी। जी तो अपने पास क्या है, कंडक्टेंस, और ये जो बी अपने पास यहाँ पे लिखा बी अपने पास है सक्सटेंस कि एल और सी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में धारा और वोल्टता का मान समय के रेस्पेक्ट में किस प्रकार से चेंज होता है। सक्सटेंस न्यू वर्ड सीखना। इससे आप होइगे कि अपने पास शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है। अब अपन आके लें, तीन प्रकार के जो पैरामीटर्स लिए हैं सभी तीनों का अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं जेड पैरामीटर्स, जिसको प्रतिबाधा प्राचल भी कहते हैं या खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल कहते हैं। पहले जो अपन ने चित्र लिया जिसमें इनपुट आउटपुट माना करंट अपने पास I1 है, I2 है, वोल्टेज अपने पास V1 V2 है। तो जेड पैरामीटर या वाई पैरामीटर अपन जब निकालते हैं तो इसमें दो क्वांटिटी को इंडिपेंडेंट लेना पड़ेगा, दूसरी जो अपने पास दो क्वांटिटी है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी या उसका फलन होगी। तो जेड पैरामीटर के लिए या प्रतिबाधा प्राचल के लिए माना कि I1 और I2 अपने पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो V1 और V2 इसके ऊपर डिपेंड करेगा। दिस इज V1 V2, V1 इज द फंक्शन ऑफ I1 एंड I2 एंड V2 इज द फंक्शन ऑफ I1 एंड I2। यानी कि I1 और I2 अपने पास क्या है, स्वतंत्र राशियाँ हैं, और V1 V2 अपने पास क्या है, आश्रित राशियाँ हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी हैं। इसका मतलब V1 इज द फंक्शन ऑफ I1 एंड I2 एंड V2 इज द फंक्शन ऑफ I1 एंड I2। फिर अपन क्या करते हैं कि इनका फुल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, पूर्ण अवकलज करते हैं। पूर्ण अवकलज तो आप जानते हो, इसको डीवी से अपन दर्शाते हैं, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स आप। और ये अपने पास क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव डेल वी अपॉन डेल I1 डेल V1 अपॉन डेल I2। मैथमेटिक्स में अपने पास है किसी फंक्शन का जब पूर्ण अवकलज करते हैं तो पहले जो अपने पास है उसका पार्शियल डेरिवेटिव होता है दोनों के रेस्पेक्ट में, जैसा अपन इसको दर्शा रखा है, पूर्ण अवकलज V1 का, फिर V2 का पूर्ण अवकलज दिस वैल्यू। पूर्ण अवकलज करने के बाद उपयुक्त समीकरण का अपन लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू Z1I1 प्लस ZRI2 एंड दिस V2 इज इक्वल टू ZFI1 एंड ZOI2। जो पहले आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ZI है, पहले वाला इक्वेशन नंबर 3 में V1 इज इक्वल टू ZI सब्सक्रिप्ट है I1 प्लस ZRI2, और 4th नंबर इक्वेशन में V2 इज इक्वल टू ZF मतलब फॉरवर्ड, I1 प्लस ZO मतलब आउटपुट, और यहाँ स्मॉल r अपने पास क्या है, रिवर्स उत्क्रम में अपन जो भी लेंगे। I अपने पास क्या है, इनपुट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब्सक्रिप्ट जो लग रहे हैं कि अपन एक निश्चित एक इसका बेसिस है अपने पास जो अपन लगाया, किसी को I से रिप्रेजेंट किया, किसी को R से, किसी को F से, किसी को O से रिप्रेजेंट किया। अब एक एक अपन अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम होगा। तो पहले जो उपयुक्त जो अपने पास पूर्ण अवकलज है, उस पूर्ण अवकलज में जब स्मॉल चेंजेस अपने पास रहते हैं तो डेल V1 को अपन ने V1 लिखा कैपिटल से, और डेल V2 को अपन ने कैपिटल V2 से रिप्रेजेंट किया। और पार्शियल जो डेरिवेटिव्स हैं जो इसको अपन दर्शा रखा है कि पहला जो डेरिवेटिव पार्शियल था डेल V1, पहला जो अपने पास डेरिवेटिव्स है डेल V1 अपॉन डेल I1, इसको मैंने दर्शा ZI से। ZI को मैं लिख सकता हूँ Z11 इज इक्वल टू, समीकरण 3 से अपने पास क्या आता है, V1 अपॉन I1 जब अपने पास I2 का मान क्या हो, 0। देखिएगा समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 में अपन देख रहे हैं जब I2 इज इक्वल टू 0 हो तो ZI या Z11 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 अपॉन I1।
क्या होगा अपने पास V1/I1 जब I2 इज इक्वल टू क्या हो 0, समीकरण नंबर 3 से। अब इसमें अपने पास वैल्यू है I2 इज इक्वल टू 0। जब I का मान जब 0 होता है तो परिपथ कैसा होता है, ओपन सर्किट, यानी कि ओपन सर्किट। और यहाँ पे अब V1 और I1 में जो संबंध आ रहा है तो अपन कह सकते हैं कि इनपुट टर्मिनल से संबंधित है, और V1 और I1 का V1/I1 की जो यूनिट आएगी वो प्रतिबाधा की यूनिट होती है, ओम की यूनिट होती है। तो उसको अपन I से रिप्रेजेंट कर दिया। I का मतलब इम्पीडेंस, ZI। Z तो ठीक है, इम्पीडेंस सही है, लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल I है ये भी इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट कर, इनपुट को रिप्रेजेंट करती है, इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि इनपुट इम्पीडेंस, निवेशी प्रतिबाधा, जब निर्गत परिपथ अपने पास खुला परिपथ हो। I2 इज इक्वल टू 0, जब I 0 है तो ओपन सर्किट हो गया, लेकिन I2 अपने पास निर्गत परिपथ है, आउटपुट परिपथ है, तो आउटपुट परिपथ कैसा होना चाहिए, खुला परिपथ हो। तब निवेशी प्रतिबाधा क्या होगी, ZI इज इक्वल टू V1/I1, जिसको Z11 से रिप्रेजेंट किया। ये इसमें लिखा भी I2 इज इक्वल टू आउटपुट टर्मिनल आर ओपन। आउटपुट टर्मिनल का मतलब I2 है अपने पास, 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट किसको कर लिया, निर्गत टर्मिनल्स को। इसी प्रकार से अपन आगे लें सेकंड इक्वेशन नंबर 4 से। इक्वेशन नंबर 4 से ZR का मान अपन निकाल रहे हैं, सॉरी नहीं, इक्वेशन नंबर 3 से निकाल रहे हैं अभी। इक्वेशन नंबर 3 से ZR का मान निकाल रहे हैं। ZR को अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया, इसको लिखे Z12। ये 1 2 1 1 क्यों लगा रहे हैं ये भी बताएंगे। Z12 इज इक्वल टू क्या होगा इक्वेशन 3 से, del V1/del I2, या इसको अपन लिखें del V1 का जो पार्शियल डेरिवेटिव माइनस जो चेंजेस है कैपिटल V1 से रिप्रेजेंट किया, और del I2 है माइनस इसको I2 से रिप्रेजेंट किया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस व्हेन I1 इज इक्वल टू 0। समीकरण 3 में जब I1 इज इक्वल टू 0 होगा तो ZR का मान अपने पास आएगा del V1/del I2 या V1/I2। अब V1/I2 इसका मात्रक क्या है, प्रतिबाधा का मात्रक है, या अपन कहें कि प्रतिरोध का मात्रक है। लेकिन जो संबंध किस में रिप्रेजेंट कर रही है, V1 और I2 में। V1 अपने पास क्या है, इनपुट वोल्टेज, I2 अपने पास क्या है, निर्गत धारा। तो इस प्रकार से जो अपने पास संबंध बने इसको अपन रिवर्स ट्रांसफर कहते हैं, यानी कि अगले परिपथ का वोल्टेज, अगले परिपथ की धारा और पहले परिपथ का वोल्टेज, यानी कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट अपने पास क्या धारा V1/I2। तो रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस, ट्रांसफर क्या होता है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जो अपन इम्पीडेंस मेजर करते हैं, दो सर्किट अपने पास जब पास हैं तो अपने पास वहाँ पे ट्रांसफर अपने पास आएगा, ट्रांसफर इम्पीडेंस। इम्पीडेंस तो है, ट्रांसफर इम्पीडेंस होगी, और वो भी कौन सी होगी, रिवर्स। तो इसको अपन कह सकते हैं ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस व्हेन I1 इज इक्वल टू 0। I इज इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है, खुला परिपथ है, ओपन सर्किट है, I1 अपने पास इनपुट से हैं तो इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन। ये अपने पास समझना पड़ेगा, I1 इज इक्वल टू 0, ओपन सर्किट, और वो भी कौन सा, इनपुट टर्मिनल्स वाले, इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन। नेक्स्ट समीकरण नंबर 4 से ZO, O का मतलब आउटपुट, सब्सक्रिप्ट जो O है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, इसको मैंने लिखा Z22 के बराबर लिखा। जब समीकरण 4 में I1 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो ZO इज इक्वल टू अपने पास क्या आता है, del V2/del I2। del V2 और del I2 इसमें स्मॉल चेंजेस होते हैं, एक प्रकार से लीनियर प्रकार से जो आते हैं, तो इसको कैपिटल V2 से रिप्रेजेंट किया, इसको कैपिटल I2 से, तो V2/I2। अब अपने पास आता है V2/I2, तो इसका मात्रक क्या आएगा, प्रतिबाधा का मात्रक। तो प्रतिबाधा तो है, लेकिन कौन सी प्रतिबाधा है, क्वांटिटी कौन सी है, आउटपुट क्वांटिटी है। V2 भी आउटपुट वोल्टेज है, I2 भी आउटपुट वोल्टेज है, तो इसको आउटपुट इम्पीडेंस अपन कह सकते हैं। लेकिन कब, जब I1 इज इक्वल टू 0 हो। I1 0 यानी कि ओपन सर्किट, और 1 है तो इनपुट को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन, अर्थात निवेशी टर्मिनल्स खुले हों। खुले निर्गम प्रतिबाधा, खुले परिपथ की निर्गम प्रतिबाधा जब निवेशी सिरे खुले हो। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा सा ये अपने पास जरूरी है इसको समझना, इनपुट टर्मिनल्स और ओपन,
ओपन का मतलब ओपन सर्किट से है, आई का मान 0 है। जब I1 0 है तो इनपुट ओपन कर रहे हैं, इनपुट टर्मिनल्स ओपन। जब I2 इज इक्वल टू 0 है तो ओपन करेंगे आउटपुट टर्मिनल्स आर ओपन। थोड़ा आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे समीकरण 4 से ZF निकालते हैं। ZF को रिप्रेजेंट कर Z21 से। तो इसमें समीकरण 4 में जब I2 इज इक्वल टू अपन 0 रखते हैं तो ZF इज इक्वल टू अपने पास आता है डेल V2 अपॉन डेल I1। डेल V2 यानी कि वोल्टेज में स्मॉल चेंजेस है, डेल I1 इसमें स्मॉल चेंजेस है। स्मॉल चेंजेस को रिप्रेजेंट किया इसमें कैपिटल V2 और इसमें कैपिटल I1 से। V2 अपॉन I1 मात्रक तो वही प्रतिबाधा का है, लेकिन एक में निर्गत क्वांटिटी है और एक में अपने पास निवेशी क्वांटिटी है। V2 अपने पास निर्गम वोल्टेज, I1 अपने पास क्या है, निवेशी धारा है। तो इसको अपन क्या कहेंगे कि पहले परिपथ की अपने पास धारा और दूसरे परिपथ में अपने पास क्या है, वोल्टा। इसको फॉरवर्ड ट्रांसफर अपन कहेंगे। ट्रांसफर तो आ रहा है, मैंने बताया कि दो परिपथ पास पास हैं, एक परिपथ में वोल्टा लगा दिए, दूसरे में धारा मेजर करें, या दूसरे में वोल्टा लगा दिए, पहले में धारा मेजर करें और दोनों के मध्य संबंध ज्ञात करें। तो वहाँ पे ट्रांसफर वर्ड अपने पास आता है, वो फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा। जब अगले वाले में अपने पास वोल्टा है और पहले वाले में धारा मेजर करते हैं तो फॉरवर्ड है होता है, जो अपन देख रहे हैं, और रिवर्स अपन ऊपर देख चुके हैं। जब I2 इज इक्वल टू 0 हो वही अपने पास ओपन सर्किट होगा, लेकिन I2 यानी कि निर्गम संकेत, निर्गम धारा, आउटपुट टर्मिनल्स आर ओपन, व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर ओपन। दिस इज ZF। तो ZF क्या होगा, खुले परिपथ की अग्रिम अन्योन्य प्रतिबाधा। तो जो वर्ड्स अपने स्पेसिफिक जो वर्ड दिए हैं ZI, ZF, ZO, ZR, उस प्रकार से जो अपने पास आए हैं, इनका मान जो अपने पास आया, तेने अपन ने लिखा, मैंने कहा कि स्पेसिफिक रीजन के कारण से अपन देख रहे हैं, लेकिन कंडीशंस अपने पास लागू होती है। स्पेसिफिक कंडीशंस में अपन ने इसका मान ज्ञात किया। तो सभी में खुला खुला अपने पास आ रहा, ओपन सर्किट ओपन सर्किट ओपन सर्किट। उसको खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल कहते हैं। सभी में खुला परिपथ आ रहा है, प्रतिबाधा का मात्रक आ रहा है, तो खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल, इसका नाम भी इसी कारण से है। अभी अपने पास इनपुट है या आउटपुट है या फॉरवर्ड है या रिवर्स है, वो इस कंडीशन से अपने पास आते हैं। कौन सी कंडीशन अपन अप्लाई करते हैं, जो कि अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में देने के लिए अपन ने माना कि पहले वाला जो अपने पास ZI को Z11 माना, ZR को अपन ने Z12 माना, ZO को अपन मान रहे थे, ZF को मान रहे Z21, ZF को अपन Z22 में अपन मान के चल रहे हैं। तो ये सभी Z अपने पास था, इन्हीं को अपन Z पैरामीटर्स कह देते हैं। चतुर्थ टर्मिनल जाल के प्रतिबाधा प्राचल अपन कहते हैं। समीकरण 3-4 को इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, जिस प्रकार से ZI रिप्रेजेंट किया उसको Z11 करें, ZR की जगह Z12 लिया, ZF की जगह अपन जो ले रहे हैं Z21 ले रहे हैं, ZO की जगह Z22 ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, इनको एक मैट्रिक्स फॉर्म में रखने के लिए। तो समीकरण 3 और 4 इस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। दिस इज मैट्रिक्स। ये जो अपने पास मैट्रिक्स है, ये इक्वेशन अपने पास 3 से है, इक्वेशन नंबर 4 से है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। दिस इज, ये जो मैट्रिक्स अपने पास है इसको Z मैट्रिक्स अपन कह सकते हैं, Z मैट्रिक्स, या प्रतिबाधा प्राचल मैट्रिक्स भी अपन कहते हैं। ZI इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ZR इज इक्वल टू दिस, ZF इज इक्वल टू दिस, ZO इज इक्वल टू दिस। ये जो अपने पास पैरामीटर्स आए हैं, प्रॉपर्टीज जिसको अपन कहें, ये अपने पास क्या है, Z पैरामीटर्स या खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल। इसी प्रकार से आगे अपन लेंगे। आज के लिए तो यहाँ